नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें या फिर गूगल क्रोम पर सर्च करें www.nvclasses.blogspot.com। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ये तुगलक वंश के दूसरे नंबर के सुल्तान थे। इनसे पहले जो सुल्तान थे वो थे गाजी गयासुद्दीन तुगलक, जिनके बारे में हम अपने पूर्व के वीडियो में जान चुके हैं। मोहम्मद तुगलक, इनका जन्म 1290 ईस्वी में मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान जो कि कभी भारत का हिस्सा रहा था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 मार्च 1351 सिंध पाकिस्तान में हुई थी। और बच्चों, इन्होंने जो शासन किया वो किया था 1325 से 1351 ईस्वी तक। इस तरह से इन्होंने अपने पिता की तुलना में अधिक समय तक शासन किया। आप इनके पिता के बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक, जिनकी मृत्यु लकड़ी के महल के गिर जाने से हो गई थी। कहा यह भी जाता है कि ये लकड़ी का महल षड्यंत्र के तहत इनके ही बेटे मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। परिस्थितियां बच्चों चाहे कुछ भी रही हो, गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद इनका बेटा जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। सुल्तान बनने के साथ ही इन्हें कई नाम दिए गए, जैसे कि अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, तुगलकी फरमान सुनाने वाला सुल्तान। बच्चों, इनको जो ये नाम दिए गए इसके पीछे कई कारण हैं। यानी ये कब क्या निर्णय ले लें कोई नहीं जानता था, और कब ये किसे मृत्युदंड भी दे दें और उसे पुरस्कारों से उसकी झोली भी भर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता था। इनके निर्णय ऐसे होते थे कि व्यक्ति की जिंदगी ही पलट जाती थी। तो ऐसे में इन्हें इन नामों से जाना गया। लेकिन बच्चों, वास्तविक रूप से इनका आकलन किया जाए तो ये बहुत ही विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इनके जितना विद्वान कोई नहीं था, और ये उच्च कोटि के कवि भी थे और कई भाषाओं के जानकार भी थे। तो इस तरह से ये एक विद्वान व्यक्ति थे। इतिहासकार बर्नी इनके बारे में लिखते हैं बच्चों कि ये एक उच्च कोटि के विद्वान थे और ईश्वर की सृष्टि की अद्भुत कृति के रूप में थे। तो इस तरह से इतिहासकार के लिए आप ये भी कह सकते हो कि इनके शासन के अधीन थे, तो इनके बारे में अच्छा ही लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं बर्नी ने इनकी आलोचना भी की है। और इन्हीं के समकालीन इब्न बतूता ने भी लिखा है कि मोहम्मद तुगलक इस प्रकार का व्यक्ति है जो पुरस्कार देने और रक्तपात करने दोनों में विशेष रुचि रखता है। पुरस्कार देने यानी इनकी नज़रों में किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसकी झोली पुरस्कारों से भर देते थे, और अगर किसी ने राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र या कुछ गलत किया है तो उसे प्राणदंड देने में भी ये नहीं हिचकते थे। तो इस तरह से इनके द्वार पर प्रतिक्षण किसी दरिद्र को आप धनी होते हुए भी देख सकते थे, और किसी घनिष्ठ मित्र को प्राणदंड पाते भी आप देख सकते हो, क्योंकि इनकी नज़र में कहीं कोई अंतर नहीं है, सबको ये समान रूप से देखते थे। इसके अलावा बच्चों, प्रजा में यानी जो इनकी प्रजा थी उसमें इनके अच्छे कार्यों के लिए इनकी प्रशंसा भी होती थी, तो वहीं इनके ऐसे निर्णय जो प्रजा के लिए हितकारी नहीं थे उनके लिए इनकी आलोचना भी की जाती थी। लेकिन इन्होंने किसी चीज़ की भी परवाह नहीं की। तो ऐसी परिस्थितियों में ये अपने कार्यों से जनता में लोकप्रिय भी रहे, तो वहीं जनता इनकी बुराइयां करने से भी पीछे नहीं रहती थी। लेकिन इन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। तो इस तरह से इन्होंने दिल्ली सल्तनत को संभाला। दिल्ली सल्तनत में इनके समय में
23 राज्य थे। जैसे आज हमारे देश में 28 राज्य हैं, वैसे ही इनके समय में 23 राज्य थे जिन्हें मुक्तों कहा जाता था या फिर प्रांत के रूप में जाना जाता था। अब बच्चों, इनमें शासन करने के लिए इन्होंने जो नीति अपनाई, उस नीति में इन्होंने कई योजनाएं बनाई। उन योजनाओं के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि किस तरह से इस विशाल साम्राज्य का सुल्तान होते हुए इन्होंने अपने राज्य को प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से और हर तरह से अच्छे से चलाने के लिए जो कार्य किए। बच्चों, उसमें सबसे पहले जो इनकी योजनाएं हैं उनमें है दोआब में कर वृद्धि, दूसरी योजना थी इनकी देवगिरी को राजधानी बनाना, और तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और चौथी योजना इनकी थी खुरासान पर आक्रमण, और पांचवी थी कराचील की ओर अभियान। बच्चों, इन पांचों योजनाओं के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। दोआब, दोआब जिसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और ये क्षेत्र हमारे देश में उत्तर भारत में है। यहाँ पर हर वर्ष बच्चों नदियाँ नई मिट्टी बहा कर लेकर आती हैं, जिससे अच्छी फसल होती है और यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, यानी मानसून की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो इसलिए यहाँ पर अधिक मात्रा में फसल होती है। तो मोहम्मद तुगलक ने ये सोचा कि इस क्षेत्र में अगर मैं लगान में वृद्धि कर दूं तो मेरी राज्य की जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिस साल इसने लगान में वृद्धि की, किस्मत से उसी साल अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण किसानों की जो फसल होती थी वो भी नहीं हुई, और ऐसे में उन्हें लगान भी देना पड़ा। लेकिन अक्सर राजा लोग क्या क्या करते थे, जब लगान की स्थिति आती और अकाल की स्थिति भी हो जाती तो वो लगान माफ कर दिया करते। लेकिन यहाँ जो जनता थी उसके साथ विपरीत कार्य किया गया, लगान की दर बढ़ा दी गई, और लगान वसूलने में भी जो सिपहसालार, जमींदार ये सब थे, उन्होंने जनता के साथ बहुत ही कठोरता से व्यवहार किया, उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से लगान को वसूला गया। फिर बच्चों, इससे क्या हुआ, जो किसान थे वो सुल्तान के विरोधी हो गए, लेकिन कर वो कुछ नहीं पाए। दूसरी इनकी जो योजना थी वो थी देवगिरी को राजधानी बनाना। जैसा कि हम जानते ही हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक तुगलक साम्राज्य फैला हुआ था, और दिल्ली जो कि भारत के स्टार्टिंग में ही यानी आरंभ में ही थी, और उससे विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इल्तुतमिश के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, इन सब के समय अक्सर मंगोल आक्रमणों का भय बना रहता था। तो उसने दिल्ली से एक सुरक्षित स्थान की खोज की, और उसने निर्णय लिया कि भारत के मध्य में मैं अपनी राजधानी बनाऊं, जिससे क्या होगा कि जो विदेशी आक्रमण होंगे उन सबसे मैं बचा रह सकता हूं। हाँ बच्चों, ये निर्णय तो सही था देखा जाए तो, क्योंकि राजधानी और सुल्तान अगर हार गए तो राज्य से हाथ धो बैठते। तो ऐसे में इसकी राजधानी बदलने का निर्णय तो सही था, लेकिन उस निर्णय के साथ उसने जो अन्य कार्य किए वो ये आलोचना के शिकार हो गए। इसने करना तो ये चाहिए था कि सिर्फ अपना प्रशासनिक अमला, अपनी सेना, अपने परिवार को ये देवगिरी ले जाता। देवगिरी जिसका नाम इसने दौलताबाद रख दिया था। लेकिन इसने किया क्या, इसने सारी प्रजा को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया, यानी हर एक व्यक्ति को इसने दौलताबाद में जाने के लिए विवश कर दिया। और आप सोचिए कि कोई व्यक्ति पुश्तों से एक जगह से जुड़ा हुआ है, क्या वो दूसरी जगह जाकर बसना पसंद करेगा? लेकिन सम्राट के आदेशों की वो अवहेलना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे दिल्ली से दौलताबाद जाना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि इसमें काफी संख्या में इस यात्रा के दौरान लोग मारे गए, और कुछ सालों तक इसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। और फिर जब इसे लगा कि ये इसका निर्णय सही नहीं है, तो उसने वापस से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और इस तरह से
1327 से 1335 के बीच तक दौलताबाद इसकी राजधानी रही और 35 से ये वापस दिल्ली आ गया। तो आम जनता को इसने इस योजना के द्वारा काफ़ी परेशान किया। तीसरी इसकी जो योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कहा जाता है कि इसके शासन के समय चांदी का उत्पादन नाम मात्र का भी नहीं था, तो ऐसे में इसने तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। बच्चों, जो सिक्के होते थे ये राज्य की टकसाल में बनते थे, टकसाल जहां सिक्कों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसने उसके ऊपर अंकुश नहीं रखा और लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस योजना का फायदा उठाया। उन्होंने अपने घरों में ही टकसाल लगा दी और घरों में ही सिक्के ढालने का काम करने लगे। इसके साथ ही लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के तो एकत्रित कर लिए और जो नकली सिक्के थे उन्हें बाजार में उतार दिया। यानी कि जो मोल भाव खरीदारी ये सब की जाती थी ये नकली सिक्कों के द्वारा ही किए जाते थे। आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो असली और नकली नोट, अगर हम नकली नोटों का ही प्रचलन कर लेंगे तो हमारे राज्य को या हमारे देश को कितना नुकसान होगा। ऐसा ही नुकसान इसके राजकोष को भी हुआ, क्योंकि यहाँ प्रजा ने अपने नैतिक चरित्र को त्याग दिया था। इसका जो बच्चों चौथी योजना थी वो थी खुरासान पर आक्रमण। खुरासान जो कि पश्चिमी एशिया में एक स्थान था, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए इसके अमीरों ने इसे उकसाया कि आप खुरासान पर अधिकार कर लोगे तो आपकी कीर्ति और अधिक बढ़ेगी। और ये उन अमीरों की बातों में आ भी गया और इसने एक विशाल सेना का निर्माण किया। उस विशाल सेना में लगभग 3,70,000 योद्धा थे। अब इतनी बड़ी सेना को रख रखाव के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता भी है और इस धन के लिए इसने जनता के ऊपर और अधिक कर लगा दिए। ऐसी स्थिति में 1 साल तक इसने इस सेना का पूरा खर्चा उठाया, लेकिन युद्ध अभियान खुरासान के विरुद्ध नहीं किया। 1 साल तक इस सेना का खर्चा उठाने के बाद इसे लगा कि अगर मैं खुरासान पर आक्रमण करूंगा तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। अरे भाई, ये बात आप 1 साल पहले भी सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चलिए, 1 साल बाद ही इन्होंने सही निर्णय लिया, क्योंकि उस अभियान में शायद इन्हें सफलता नहीं भी मिलती। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इस योजना को पूरा नहीं किया, लेकिन इस योजना को बनाने में जो कार्य किया गया उसमें बहुत अधिक धन की बर्बादी हुई और इस धन की बर्बादी को दूर करने में इन्हें जनता के ऊपर ही कर लगाने पड़े, जिससे जनता इनकी और अधिक विरोधी हो गई। बच्चों, इनकी जो 5वीं योजना थी वो थी कराचिल की ओर अभियान। कहा जाता है कि कराचिल भारत के हिमालयी क्षेत्र का एक स्थान था। यहाँ के राजा जो कि इनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने एक विशाल सैन्य अभियान भेजा। कहा तो ये भी जाता है कि इस विशाल सैन्य अभियान को उन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय लोगों ने बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन इस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि मुश्किल से 5-10 सिपाही राज दरबार में वापस आए, लेकिन इसका कुछ अच्छा परिणाम ये रहा कि इस अभियान में उस राजा को भी इनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन कुछ भी कहें, इनकी ये 5 योजनाएं समय और परिस्थितियों के अनुसार जो सफल होनी चाहिए थी वो सफल नहीं हो पाई। इसलिए इन्हें इतिहास में असफल राजा या सुल्तान के रूप में भी जाना जाता है और इन योजनाओं के द्वारा ही इनका मूल्यांकन भी किया जाता है। बच्चों, इनके शासनकाल में अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को नामक स्थान से खोजी यात्री और विद्वान इब्न बतूता भारत आए थे। इब्न बतूता जिन्होंने अपने ग्रंथ रिहला के द्वारा अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। इब्न बतूता जो कि बहुत ही विद्वान थे, उनकी योग्यता को देखते हुए मोहम्मद तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इस काजी के पद पर वो लगभग 8 साल तक रहे थे और इसके बाद इन्हें
चीन का राजदूत बनाकर भेज दिया 1342 ईस्वी में। तो इस तरह से इन्होंने योग्यता को परखा। आगे चलकर हम देखते हैं बच्चों कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी ये योजनाएं तो बनाई ही, लेकिन इसके साथ ही इनके शासन के जो अंतिम वर्ष थे उन वर्षों में इन्हें विभिन्न विद्रोहों का सामना करना पड़ा और उन विद्रोहों को दमन करते हुए ही इनके अंतिम वर्ष गुजर गए। इसी में बच्चों हम आगे देखते हैं कि अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह का दमन करके सिंध की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में भट्टा नामक स्थान के निकट ये गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और इस बीमारी में इन्हें जबरदस्त बुखार हो गया और उस बुखार के कारण 20 मार्च 1351 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से सुल्तान एक सामान्य बुखार से मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यानी दोनों को ही एक दूसरे से छुटकारा मिल गया। मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने जीवन भर कठिनाइयों से संघर्ष किया, लेकिन निराश होकर अपने कर्तव्य पथ से ये कभी पीछे नहीं हटे। इनके कार्यों की बच्चों चाहे कितनी भी आलोचना क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने अपनी प्रजा में कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सफल नहीं हुए, लेकिन इनकी जो असफलताएं थी उनके पीछे परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। आप सोचिए कि इनकी प्रजा, इनके कर्मचारी ईमानदारी से अगर कार्य करते तो शायद ये इतिहास में एक सफल सुल्तान कहलाते, लेकिन परिस्थितियों और इनके साथ के लोगों ने इनका पूरी तरह से साथ नहीं दिया और इसके ऊपर इनका खुद का भी कोई नियंत्रण नहीं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश को जानने से पूर्व हम जान चुके हैं खिलजी वंश के बारे में कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरह से खिलजी वंश का अंत करके तुगलक वंश की नींव रखी गई। तो आइए बच्चों जानते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के जो पहले सुल्तान थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की शुरुआत की थी। बच्चों, इनका जो शासन का समय था वो था 1320 से 1325 ईस्वी तक। हाँ, इन्होंने कम समय ही शासन किया, लेकिन फिर भी इनके द्वारा इतिहास में एक नए वंश की शुरुआत की गई, इसलिए इतिहास में ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक को और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि इन्हें गाजी मलिक और तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें गाजी की उपाधि स्वयं इन्होंने खुद ने धारण की थी। गाजी जिसका मतलब था काफिरों का वध करने वाला, यानी कि जो गैर इस्लामिक समुदाय के लोग हैं उन्हें मारने वाला। तो इस तरह से इसने अपने नाम में भी गाजी शब्द को जोड़ा था। बच्चों, इन्होंने जो तुगलक वंश की शुरुआत की और उस शुरुआत करने के लिए इन्हें भी विभिन्न युद्ध और विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्होंने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली का शासन हासिल किया और खुसरो शाह की हत्या करने के लिए इन्हें भी युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध के पश्चात 8 सितंबर 1320 ईस्वी को जीत के साथ ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे और इस तरह से खिलजी वंश का अंत करके इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली के सुल्तान बने, क्या उससे पहले ये किसी राजवंश के थे? नहीं, ये किसी राजवंश के नहीं थे, बल्कि ये मुबारक शाह के एक सूबेदार या गवर्नर थे, जो कि भारत के या दिल्ली सल्तनत के पश्चिमी सीमांत प्रांत दीपालपुर के गवर्नर थे।
इस पद पर रहते हुए इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ बाहरी आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की और इस पद पर रहते हुए ही इन्होंने खुसरो शाह के विरुद्ध एक गुट बनाया और उस गुट में अपनी जैसी सोच वाले सरदारों को शामिल किया और उन सब ने मिलकर खुसरो शाह को युद्ध में हरा दिया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत में एक नए युग और एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसे इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, ये सुल्तान तो बन गए, सुल्तान बन के क्या जीवन आसान था? नहीं, इन्हें भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को करना पड़ा। आपको याद ही होगा इल्तुतमिश के बारे में कि किस तरह से उन्होंने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के आक्रमण को रोकने के लिए समझौता किया और किस तरह से बलबन ने एक नया विभाग खोला था। उसी तरह इन्हें भी मंगोलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने सफलतापूर्वक मंगोलों को हरा दिया और इस तरह से एक बड़ी समस्या से इन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा। बच्चों, इसके अलावा जब ये सुल्तान बन गए तो इन्हें प्रांतीय विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जितने भी प्रांतीय विद्रोह हुए उन सभी को इन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया। तो इस तरह से इन्होंने बाहरी और आंतरिक रूप से अपने आप को स्थापित कर लिया। अब बच्चों, किसी भी सुल्तान को इन समस्याओं से निजात पाने के बाद अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्थिति को बेहतर बनाना होता है। तो ऐसा ही प्रयास इन्होंने भी अपनी आर्थिक नीति के तहत किया। उस समय जो लगान आदि की व्यवस्थाएं होती थी या अमीरों के ऊपर जो नियंत्रण रखा जाता था वो बहुत ही कठोर होता था और ऐसे में अमीर कई बार सुल्तान के विरुद्ध युद्ध कर दिया करते थे या गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती थी। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए इन्होंने मध्यपंथी नीति अपनाई, जिसे नाम दिया गया रस्म ए मियान, यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना और उन परिस्थितियों में भी किसी को इतना अधिक भी प्रताड़ित ना किया जाए कि वो विद्रोही हो जाए और ना ही किसी को इतनी खुली छूट भी ना दे दी जाए कि वो मनमानी करने लगे। तो ऐसे में इन्होंने मध्यपंथी की नीति अपनाकर सफलतापूर्वक शासन किया। बच्चों, गयासुद्दीन ने जो उस समय के जमींदार थे उन्हें उनके जो अधिकार खिलजी वंश के द्वारा छीन लिए गए थे वो वापस कर दिए और जो अमीरों की भूमि जब्त कर ली गई थी वो भी उनको उसने वापस लौटा दिया। इस तरह से उसने अमीरों और जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया। बच्चों, गयासुद्दीन ने कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार किए क्योंकि वो जानता था कि अगर कृषि क्षेत्र सुदृढ़ रहेगा तो उसके राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लिया ताकि किसानों के ऊपर अधिक भार ना हो। अब जब उसने लगान की दर निश्चित कर दी तो कृषि क्षेत्र में भी सुधार करने थे, क्योंकि उस समय के जो शासक थे वो इतना ध्यान इन सब चीजों पर नहीं दिया करते थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इन सब से अलग रहा। उसने कृषि क्षेत्र को महत्व दिया और इसके लिए उसने कुएं व नहरों का निर्माण करवाया। और बच्चों, शायद इतिहास में या सल्तनत युग में नहर का निर्माण करवाने वाला वो प्रथम सुल्तान रहा था। तो इस तरह से उसने सिंचाई की व्यवस्था करके कृषि क्षेत्र में और अधिक उन्नति की, जिससे किसान भी खुशहाल बने और राज्य की जो राजस्व प्राप्त होता था यानी जो टैक्स उन्हें प्राप्त होता था उसमें भी वृद्धि हुई। इस तरह से उसने अपनी कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के बाद जो अगला कार्य किया वो था डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाना। डाक व्यवस्था, आप सोचिए, कोई संदेश आप तक
अगर निश्चित समय पर या जिस समय उसकी मांग है उस समय पर नहीं पहुंचे और बाद में आए, तो क्या वो सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है? नहीं ना। ऐसा ही उसने भी किया। उसने डाक व्यवस्था को मजबूत बनाया ताकि हर सूचना समय पर पहुंच सके। इसके अलावा न्याय व्यवस्था के लिए भी उसने प्रयास किए और इसके लिए एक अलग से न्याय विभाग का निर्माण करवाया ताकि किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो सके। तो इस तरह से गयासुद्दीन ने सूचना तंत्र और न्याय तंत्र दोनों को मजबूत बनाने का प्रयास किया। अब बच्चों, उसने अपने शासन में इतने सुधार किए, अब उसके पश्चात उसे साम्राज्यवाद की होड़ में भी शामिल होना था, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी था। उसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह दक्षिण भारत में युद्ध अभियान किए, लेकिन इन युद्ध अभियानों में क्या उसे पहली बार में ही सफलता हासिल हो गई? नहीं बच्चों, उसके पास अलाउद्दीन खिलजी की तरह मलिक काफूर जैसा सेनापति नहीं था। उसने जब पहला आक्रमण 1321 में किया तो वारंगल के काकतीय राजा प्रतापरुद्र देव ने गयासुद्दीन तुगलक को युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और उसे वापस हार कर लौटना पड़ा। लेकिन हम कभी असफल हो जाए तो क्या उस असफलता को लिए हुए बैठे रहें? नहीं, बल्कि उस असफलता को अपनी सफलता के द्वारा हम दूर कर सकें। ऐसा ही प्रयास इसने भी दोबारा किया और इस हार का बदला लेने के लिए उसने दोबारा से एक अभियान किया और इस अभियान का नेतृत्व उसने सौंपा अपने शहजादे जूना खां को, जो कि 1323 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार वारंगल के राजा प्रतापरुद्र देव इतने अधिक शक्तिशाली नहीं रहे और वो इस विशाल सेना के सामने डटकर मुकाबला नहीं कर सके और उनकी जीत हार में बदल गई। तो इस तरह से एक शक्तिशाली राजा का पतन गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जूना खां के द्वारा हो गया। बच्चों, इसके बाद गयासुद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, यानी कि उसने उनसे सिर्फ टैक्स या कर नहीं लिया जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बल्कि उसने उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक पूरी तरह साम्राज्यवादी था और इसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की नीति को त्याग दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जिन क्षेत्रों को जीता था उन क्षेत्रों के राजाओं ने उसे भेंट देना स्वीकार किया और उसके अधीनस्थ रहकर शासन करना स्वीकार किया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा नहीं करके उन राज्यों को पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। बच्चों, इसके अलावा इसने जो अगला अभियान किया वो था इसका जाजनगर अभियान। जाजनगर जो कि ओडिशा राज्य में स्थित था। गयासुद्दीन ने यहाँ भी अपने शहजादे यानी अपने राजकुमार जूना खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा, जिसमें जूना खां ने जाजनगर के राजा भानुदेव को युद्ध में हरा दिया। तो इस तरह से दक्षिण और पूर्व तक में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गयासुद्दीन का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो था बंगाल के विद्रोह का दमन करना, क्योंकि बच्चों अक्सर जिन राज्यों में जो सूबेदार या गवर्नर बनाए जाते थे, कई बार जब वो शक्तिशाली हो जाते थे तो वो केंद्र के आदेशों की अवहेलना किया करते थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे। तो ऐसे ही एक विद्रोह का दमन करने के लिए गयासुद्दीन का जो अगला अभियान था वो बंगाल की तरफ हुआ, लेकिन इसने सफलतापूर्वक बंगाल में फैली हुई सारी अव्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। बच्चों, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में था तभी उसे ये सूचना मिली कि जूना खां
निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। ये निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के महान सूफी संत थे और इन्होंने यह घोषणा भी कर दी कि जूना खां दिल्ली सल्तनत का जल्द ही सुल्तान बनेगा। और इस घोषणा या इस भविष्यवाणी के बारे में जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसे लगा कि मेरे जीते जी एक सूफी संत ने ऐसी घोषणा कैसे कर दी, और ऐसे में उसने क्रोधित होकर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को एक धमकी भरा संदेश भेजा और कहा कि वो जब दिल्ली तक पहुंचे उससे पहले ही सूफी संत को दिल्ली से चले जाना चाहिए। लेकिन सूफी संत ने कहा कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और सच में बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूर ही रही। जब वो वापस बंगाल से लौट रहा था तो लौटते समय उसके बेटे जूना खां ने उसके लिए दिल्ली से कुछ दूरी पर एक महल का निर्माण करवाया। बच्चों, जो ये महल था ये पूरी तरह लकड़ी से बनवाया गया था और इसका निर्माण करवाया गया था अहमद अयाज से। उसने ये महल बहुत ही शानदार बनाया और जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से लगभग दूर इस महल में प्रवेश करने ही वाला था तभी ये महल धराशायी होकर गिर गया और इसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि जूना खां ने जानबूझकर ऐसे महल का निर्माण करवाया ताकि जब उसके पिता उसमें प्रवेश करें तो वो महल धराशायी हो जाए और इस तरह से षड्यंत्र के द्वारा वो अपने पिता की हत्या करने में कामयाब रहा, क्योंकि सत्ता में सब कुछ वाजिब या जायज माना जाता है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक यात्री था, इसने भी कहा है कि गयासुद्दीन की हत्या उसके बेटे जूना खां के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के द्वारा हुई थी और इस षड्यंत्र को बखूबी निभाने में जूना खां सफल रहा। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बाहरी और आंतरिक दुश्मनों का सफलतापूर्वक सामना किया, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा वो मारा गया। और इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि गयासुद्दीन ने मात्र 5 वर्ष शासन किया, लेकिन उनकी जो उपलब्धि रही वो भी इतिहास में महत्वपूर्ण है। जैसे कि नंबर 1, इनके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई। दूसरी नीति या दूसरी जो इनकी सफलता थी वो थी दक्षिण भारत के राज्यों को इन्होंने जीता और जीतने के बाद उनका विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। और जो इनकी तीसरी उपलब्धि थी वो थी मंगोल आक्रमणकारियों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में जो भी समस्याएं आई उन सब समस्याओं को जीत लिया, लेकिन इन सारी समस्याओं को जीतने के बाद भी ये अपने ही घर में अपने ही बेटे से हार गए। तो इस तरह से एक शक्तिशाली सुल्तान का अंत हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।